नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और खूब मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। आधुनिक काल का एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे द्विवेदी युग या जिसका दूसरा नाम है जागरण सुधार काल, जिसका समय माना जाता है 1900 से 1920 ईस्वी। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। द्विवेदी युग का प्रारंभ सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी से माना जाता है। सरस्वती पत्रिका का जिस वर्ष प्रकाशन शुरू हुआ उसी समय द्विवेदी युग की शुरुआत मानी जाती है, उसी सन से। इस युग में हिंदी साहित्य में अत्यधिक सुधार हुआ। गद्य एवं पद्य दोनों में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा, इसलिए डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जागरण सुधार काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग को हिंदी काव्य की नई धारा कहा है। ये आपको लाइन याद रखनी है। शुक्ल जी से संबंधित द्विवेदी युग को उन्होंने हिंदी काव्य की नई धारा कहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस युग को आदर्शवादी प्रबंध काव्य परंपरा कहा है, क्योंकि प्रबंध काव्य ज़्यादा लिखा गया इस युग में, इसलिए आदर्शवादी प्रबंध काव्य परंपरा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। इस युग में हिंदी भाषा के विकास में दो संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पहली नागरिक प्रचारणी सभा काशी 1893 ईस्वी से प्रकाशित होनी 1893 ईस्वी में जिसकी स्थापना हुई थी। दूसरी है सरस्वती पत्रिका जो 1900 ईस्वी से प्रकाशित होनी शुरू हुई थी। नागरिक प्रचारणी सभा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम सरस्वती पत्रिका के बारे में पढ़ेंगे, जो मासिक पत्रिका थी। इस पत्रिका के संस्थापक एक बंगाली व्यक्ति चिंतामणि घोष को माना जाता है। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक किसे माना जाता है? चिंतामणि घोष को। इस पत्रिका का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा किया गया था, यानी काशी से इसके संपादन की शुरुआत हुई थी। प्रारंभिक एक वर्ष तक 1900 से 1901 सरस्वती का संपादन एक संपादक मंडल के द्वारा किया गया था, जिसमें निम्न विद्वान शामिल थे: किशोरीलाल गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद और जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये 5 विद्वानों ने एक साल तक इसका संपादन किया था। इसका सूत्र है: किशोर राधे श्याम सरस्वती कार्तिक में जगन्नाथ यात्रा पर गए। तो किशोर से किशोरीलाल गोस्वामी, राधे से राधा कृष्ण दास, श्याम से श्याम सुंदर दास, सरस्वती पत्रिका हो गई, कार्तिक प्रसाद और जगन्नाथ दास रत्नाकर। इस पत्रिका के सर्वप्रथम स्वतंत्र संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे, जो 1901 ईस्वी में इसके संपादक बने थे। आचार्य शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका को 20वीं सदी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहा है। सरस्वती पत्रिका के संपादक किस प्रकार से रहे? प्रथम स्वतंत्र संपादक थे बाबू श्याम सुंदर दास 1901 से 1903। द्वितीय संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920। काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया। तृतीय संपादक थे देवीदत्त शुक्ल 1920 से 1947 ईस्वी तक संपादन कार्य किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पत्रिका का प्रकाशन सचल काशी से बदलकर इलाहाबाद कर दिया था, यानी शुरुआत में ये काशी से प्रकाशित होती थी। जब महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में इसके संपादक बने तो इलाहाबाद से ये पत्रिका प्रकाशित होनी शुरू हो गई थी। अब हम देखेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। द्विवेदी युग में 2 प्रकार के कवियों की रचनाएं देखने को मिलती हैं। एक तो अनुशासन की धारा के कवि, एक थे स्वच्छंद धारा के कवि। अनुशासन की धारा के कवि द्विवेदी युग में जिन कवियों ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में लेखन कार्य किया, वे अनुशासन की धारा के कवि या द्विवेदी मंडल के कवि माने जाते हैं, जो निम्न हैं: उपाध्याय सिंह हरिओद, श्रीधर पाठक, सियाराम शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त और लोचन प्रसाद पांडे। अयोध्या केसरी सियाराम के गुप्त लोचन, ये इसका सूत्र है। फिर है स्वच्छंद धारा के कवि। द्विवेदी युग के जिन कवियों ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन को स्वीकार नहीं करके स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य किया, वे स्वच्छंद धारा के कवि माने जाते हैं, जो निम्न हैं: रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, रूपनारायण पांडे, लाला भगवान दीन, नाथुराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और राय देवी प्रसाद पूर्ण। ये स्वच्छंद धारा के कवि थे। द्विवेदी युग के सेनापति कहा जाता है राय देवी प्रसाद पूर्ण को प्रकृति वर्णन के कारण। इनका उपनाम है द्विवेदी युग के सेनापति। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। गद्य एवं पद्य दोनों रूपों में खड़ी बोली की प्रधानता, यानी दोनों ही रूप जो हैं काव्य साहित्य की वो खड़ी बोली में लिखे जाने लगे। इतिवृत्तात्मकता की, जैसे कि हमने भारतेंदु युग की विशेषताओं में देखा था कि इतिवृत्तात्मकता की शुरुआत हो गई थी, लेकिन इस युग में इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता है। ये बात आपको खास तौर से याद रखनी है कि किस युग में इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता देखने को मिलती है। इतिवृत्तात्मकता का मतलब होता है काल कर्मानुसार जिसका वर्णन
प्रधान शैली में जो चीज़ लिखी गई हो। फिर है उपदेश की प्रवृत्ति, राष्ट्रीयता की भावना, यानी इस युग में खुलकर राष्ट्रीय भावनाओं से उत्प्रोत कविताएं लिखी जाने लगी थी। उपेक्षित नारियों को महत्व, यानी जो साहित्य इतिहास में उपेक्षित नारियां थीं उन पर विशेष रूप से इस युग में लिखा गया। स्वच्छंदतावादी विचारधारा, खंड काव्य की प्रधानता, नारी सशक्तिकरण पर बल, ऐतिहासिक व वर्णनात्मक शैली का प्रयोग, आदर्शवाद की प्रतिष्ठा, नीति और आदर्श का निरूपण, हास्य व्यंग्य की प्रधानता, ये हैं द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताओं को आपको विशेष तौर से याद रखना है। सभी युगों की विशेषताएं कहीं या प्रवृत्तियां कहीं, उनको आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं। जन्म 1864 ईस्वी, जन्म स्थान दौलतपुर रायबरेली, यूपी में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं हैं काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, कविता कलाप, अबला विलाप, महिला मोद, संपत्ति शास्त्र, नागरी तेरी, ये दशा, साहित्य शिखर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अनुदित रचनाएं हैं कि छुनकी, कुमार संभव सार, ऋतु तरंगिणी और गंगा लहरी, ये इनकी अनुदित रचनाएं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में कुछ लेख प्रकाशित किए थे जो प्रमुख हैं। कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता 1908, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं 1913 ईस्वी, और आर्य समाज का कोप 1914 ईस्वी, ये इनकी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए 3 प्रमुख लेख हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने आरंभिक समय में भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से सरस्वती पत्रिका में लेखन किया करते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी में गद्य एवं पद्य दोनों रूपों में परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि माने जाते हैं। इनकी संपत्ति शास्त्र रचना अर्थशास्त्र से संबंधित है। इनका समस्त वाङ्मय महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से 15 खंडों में प्रकाशित है। इन्होंने पद्य की अपेक्षा गद्य का अधिक प्रचार किया था। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के काव्य में सरलता, असलियत एवं जोश पर बल है और इनमें से भी असलियत सबसे महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नगेंद्र के विचार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास भी करते कैसे मानस नाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं। प्रसादी मैथिली शरण गुप्त ने अपने जो गुरु हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनके लिए ये पंक्ति लिखी थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिखारी से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत, आकाश अनंत, पृथ्वी अनंत, पर्वत इत्यादि सभी विषयों पर कविता हो सकती है, यानी आप लेखन में विविधता अपना सकते हो। इसके बाद दूसरे जो हमारे कवि हैं द्विवेदी युग के, वो हैं मैथिली शरण गुप्त, जो सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी रचनाओं को आपको बहुत अच्छे से सन के साथ याद करना है। इनका जन्म 1886 ईस्वी में, जन्म स्थान चिरगांव झांसी यूपी में हुआ था। इनकी रचनाएं लिख रखी हैं, साथ में इनके जो प्रकाशन के वर्ष हैं वो भी लिख रखे हैं। रंग में भंग 1909 ईस्वी इनकी प्रथम रचना मानी जाती है। जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, ये तो आपको बहुत ही विशेष तौर से याद रखनी है। पद्य प्रबंध 1912, किसान 1917, पंचवटी 1925, ये भी आपको याद रखनी है। अनग 1925, ये भी महत्वपूर्ण है। त्रिपथगा 1928, विकटवट 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1933, ये दोनों रचनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। द्वापर 1936, नहूस 1940, कुणाल गीत 1942, काबा और करबला 1942, जय भारत 1952 और विष्णुप्रिया 1957 इनकी रचना है। साकेत ये एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है जिसे 12 सर्गों में विभाजित किया गया है, यानी इसका एक सर्ग हमारे फर्स्ट ग्रेड में शामिल भी है। 9वां सर्ग उर्मिला की जो वियोग का वर्णन है वो हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल है। साकेत की रचना 1916 से आरंभ होकर 1931 ईस्वी में पूर्ण होती है, अर्थात इसके लेखन में 15 वर्ष लग गए थे मैथिली शरण गुप्त जी को। साकेत रचना के लेखन के पीछे निम्नलिखित 2 लेखों की भूमिका महत्वपूर्ण है। एक तो कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो लेख था पीछे हमने पढ़ा है, उस लेख से प्रभावित हुए थे। दूसरा है काव्य की उपेक्षिताएँ, रविंद्रनाथ टैगोर का ये लेख था। इन दोनों से प्रभावित होकर मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत रचना लिखी थी। आधुनिक विद्वानों के अनुसार साकेत की रूपरेखा 1911 ईस्वी में गुप्त के सहयोगी छोटेलाल बृहस्पति के द्वारा तैयार की गई थी, यानी आधुनिक विद्वान जो वो मानते हैं कि साकेत की रूपरेखा इन विद्वान ने की थी, छोटेलाल बृहस्पति ने। तुलसीदास के रामचरितमानस के बाद यह राम काव्य से संबंधित दूसरी बड़ी रचना मानी जाती है। साकेत के 9वें व 10वें सर्ग में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की विरह दशा का वर्णन किया गया है। साकेत एक नायिका प्रधान काव्य है जिसका कथा केंद्र नायिका उर्मिला है। इसका दूसरा उदात्त चरित्र कैकेयी है जिसके पश्चाताप का 8वें सर्ग में वर्णन किया गया है। साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला से संबंधित कुछ मौलिक कल्पनाएं भी शामिल की हैं। आचार्य नंद दुलारे
वाजपेयी ने साकेत को आधुनिक युग का युग परिवर्तक महाकाव्य कहा है। ये लाइन भी महत्वपूर्ण है। साकेत के प्रथम सर्ग में मंगलाचरण के रूप में सरस्वती की वंदना की गई है। साकेत के लिए गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला हुआ है। इसकी कुछ पंक्तियां हैं। राम तुम्हारा चरित्र समय ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। संदेश यहाँ मैं नहीं सौरग का लाया, इस बोतल को ही सौरग बनाने आया। ये पंक्तियाँ साकेत से ली गई हैं। फिर इनकी दूसरी महत्वपूर्ण रचना है भारत भारती, 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इस रचना में अंग्रेज राज का विरोध किया गया है, जिसके कारण इनको कारावास की सजा मिली थी। भारत भारती के कारण ही मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी द्वारा 1936 ईस्वी में काशी की एक सभा में राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई थी। मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है, जिनको ये उपाधि 1936 में महात्मा गांधी जी ने दी थी। भारत भारती रचना इनकी प्रारंभिक काल की प्रसिद्ध रचना है। भारत भारती रचना ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी की रचना मुसद्दे आली के आधार पर लिखी गई है। फिर अगली इनकी रचना है रंग में भंग। ये रचना इनका सर्वप्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। इसमें चित्तौड़ व बूंदी के राजघरानों की सामंती मानसिकता एवं आन बान शान का वर्णन किया गया है। इनकी पंचवटी रचना है जो 1925 में प्रकाशित हुई थी। रचना में लक्ष्मण के उदात्त चरित्र का वर्णन किया गया है एवं साथ ही प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण किया गया है। इनकी विकट भट्ट रचना 1929 रचना में जोधपुर के एक सामंत द्वारा 3 पीढ़ियों तक वचन पालन करने का वर्णन किया गया है। 1957 में विष्णुप्रिया रचना में चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग, तपस्या एवं संयम का वर्णन है। इनकी यशोधरा 1933 रचना एक चंपू काव्य है। यशोधरा की कुछ पंक्तियां हैं। देखी मैंने आज जरा, क्या एक दिन हो जाएगी ऐसी ही यशोधरा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में पानी। ये यशोधरा जो इनका काव्य है मैथिली शरण गुप्त का, उनकी कुछ पंक्तियां हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी। इस वेश की हे मातृभूमि तू सदा ही सगुण, तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। भारत भारती की ये पंक्ति है। और ये ऊपर वाली जो 3 पंक्तियां हैं ये यशोधरा की पंक्तियां हैं। क्षत्रिय सुनो अब तो, कुयस की कालिमा मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन धन भेंट दो। ये पंक्ति भारत भारती की है। हम क्या थे क्या हो गए क्या होंगे अभी, आज मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। भारत भारती की पंक्ति है। विशेष मैथिली शरण गुप्त को दद्दा के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त जी को भारत का प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है। गुप्त जी ने माइकेल मधुसूदन की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया है, इसलिए इन्हें मधुप के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त जी की खड़ी बोली की प्रथम कविता हेमंत नाम से सरस्वती पत्रिका में 1905 ईस्वी में छपी थी। हेमंत तो इनकी प्रथम कविता है और जो रंग में भंग पढ़ा था हमने वो इनका प्रथम काव्य संग्रह है। सरस्वती से पहले गुप्त जी की रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित वेश्योपकारक नामक पत्र में प्रकाशित होती थी। गुप्त ने लगभग 40 रचनाएं लिखी, जिनमें 19 खंड काव्य हैं। गुप्त जी की रचनाओं में हरिगीतिका छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। हरिगीतिका छंद इनका प्रिय छंद था। गुप्त जी को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण अलंकार प्रदान किया गया है। गुप्त जी को राज्यसभा का सदस्य भी बनाया गया था। दो एक पंक्ति और है इनकी। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार गुप्त जी धर्म से विशिष्टाद्वैतवादी विचारों से गांधीवादी और साहित्य से अविद्यावादी थे। ये डॉक्टर बच्चन सिंह की राय है मैथिली शरण गुप्त के बारे में। गणपति चंद्र गुप्त ने मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसीदास कहा है। क्यों कहा है ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आधुनिक युग का तुलसीदास गणपति चंद्र गुप्त ने मैथिली शरण गुप्त को क्यों कहा है, यानी किस रचना के कारण कहा है। अब आगे हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोद अगले कवि हैं। आज हमने 2 कवि पढ़ लिए हैं साथियों। वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हम आगे के कवि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।